हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास राजन सीरीज से लघु उत्तरीय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम बहुविकल्पी क्वेश्चन को 2 वीडियो में डिस्कस करें, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। अगर आप उसको न देखे हो तो उसको जाके देख लें। और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को भी हम पार्ट 1 पार्ट 2 में वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्या है। राजन सीरीज का पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं हेडिंग में स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तो पहला है प्रेरणा, दूसरा रुचि, तीसरा शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, स्मृति किसे कहते हैं। इसमें समझ लेते हैं जो जैसे हम किसी चीज़ को पीछे याद किए हुए हैं उसको हम ध्यान करें, उसका स्मरण करें, वही स्मृति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। पर्यावरण 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है ध्यान से आप क्या तात्पर्य, आपका क्या तात्पर्य है। तो हम लोग और इसमें क्वेश्चन बन सकता है ध्यान, ध्यान अवधान एक ही शब्द है, क्या है यह, कितने प्रकार का होता है, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अवधान को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ये 2019 में इस तरीके से इस टाइप से क्वेश्चन इसको पूछा गया था। तो हम लोग लिख देते हैं ध्यान, ध्यान से आशय हेडिंग डाल सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं ध्यान मन की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को अधिक पदार्थ से हटाकर एक ही पदार्थ पर एकाग्र करता है, उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान रुचि पर आधारित है। जब किसी कार्य को ध्यानपूर्वक किया जाता है तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है। अब ध्यान के प्रकार कितने हो सकते हैं। ध्यान के प्रकार ऐच्छिक, अनैच्छिक, उत्तेजना, इस तरीके से हो सकता है। तो हम पहले ऐच्छिक देखते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार, ऐच्छिक अनैच्छिक। तो ऐच्छिक में जब हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी किसी वस्तु पर अपना या किसी चीज़ पर हम लोग अपना ध्यान एकत्रित करते हैं, यानी ऐच्छिक केंद्रित करते हैं, उसे ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। अनैच्छिक क्या होता है, जैसे हम लोग किसी काम को दूसरे को, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं हम, अगर झटके से कोई घंटी बज गई, वहाँ हमारा ध्यान चला गया, वो अनैच्छिक होगा, क्योंकि उसको हम अपने से नहीं कर रहे हैं, दूसरे के माध्यम से, यानी घंटी की आवाज़ से। तो हम लिख सकते हैं जब बिना इच्छा के किसी वस्तु पर हमारा ध्यान केंद्रित हो तो उसे अनैच्छिक कहते हैं, या ध्यान अस्थायी होता है। अब ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। उत्तेजना की नवीनता, उत्तेजना की गति, रुचि। तो हम लोग क्रमशः देखते हैं उत्तेजना की नवीनता क्या है। नवीन वस्तुओं, नया खेल हमारा ध्यान आसानी से आकर्षित करता है। उत्तेजना की गति क्या है, गतिशील वस्तु पर ध्यान सरलता से जाता है, जैसे चलती ट्रेन। रुचि, जिन हमारी हमारी जिन चीज़ों में रुचि होती है उस पर ध्यान जाता है, जैसे संगीतज्ञ का ध्यान अच्छे गाने पर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन स्मृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। अल्पकालीन स्मृति क्या है, विषय अथवा वस्तु की संचय क्षमता कम होती है अल्पकालीन में। उत्तेजना की व्यक्ति शीघ्र भूल जाता है। और दीर्घकालीन में क्या होती है, विषय वस्तु की संचय क्षमता अधिक होती है। उत्तेजनाओं को व्यक्ति अधिक समय तक याद रख पाता है, दीर्घकालीन स्मृति कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग बाल विकास से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं। बाल विकास 2 शब्दों से मिलकर बना है, बाल एवं विकास। बाल का अर्थ है बाल्यावस्था से लिया गया है। बाल्यावस्था 12 वर्ष तक के बच्चों की दूसरी अवस्था है, किंतु बाल विकास से आशय गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक के बालकों के विषय में है। विकास का अर्थ क्या है, विकास का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से लगाया जाता है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। यह जीवन प्रयत्न किसी न किसी रूप में चलता ही रहता है। विकास प्राणी में पाई जाने वाली उस स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें प्राणी गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अपने क्रमिक शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन से गुजरता है। अतः बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक के मानव के व्यवहार अर्थात शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में
होने वाला क्रमिक परिवर्तन जो व्यक्तिगत होता है उसका स्वरूप, समय तथा कारकों एवं उनमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, बाल विकास कहलाता है। हार्लाक के अनुसार बाल विकास क्या है? हार्लाक के अनुसार आज बाल विकास के मुख्य रूप से बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों एवं लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है। उनकी एक विकासात्मक अवस्था को दूसरी विकासात्मक अवस्था से पदार्पण करते समय होते हैं। इसके अतिरिक्त बाल विकास यह खोज करने का भी प्रयास करता है कि ये परिवर्तन कब तक प्राप्त होते हैं, इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं और ये वैयक्तिक है अथवा सार्वभौमिक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों से, अवधान ध्यान की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। अवधान रुचि पर आधारित है। ध्यान अवधान एक ही शब्द है। अवधान एवं रुचि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर तीसरा हम लोग लिख सकते हैं ध्यान ऐच्छिक तथा अनैच्छिक दोनों हो सकता है। व्यक्ति का विकास बराबर होता है वंशानुक्रम गुणे वातावरण। अगला हम पॉइंट लिख सकते हैं अवधान ध्यान का सर्वांगीण विकास होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है कु समायोजन से आप क्या समझते हैं? कुसमायोजन जैसे अर्थ से शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है। कुसमायोजन, कुसमायोजन का तात्पर्य समायोजन में असंतुलन आ जाना, जैसे शब्द से स्पष्ट हो रहा है। गेट्स के अनुसार कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। कुसमायोजन से संबंधित व्यक्ति कुसमायोजन व्यक्ति कहलाता है जो अपने काम को अपने परिवेश में अनुकूल नहीं बना पाता है। जो ऐसा व्यक्ति दुखी रहता है तथा समाज से कटा रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है वैयक्तिक भिन्नता से आप क्या समझते हैं? अब इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। वैयक्तिक भिन्नता से क्या तात्पर्य है? वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ बताइए। वैयक्तिक भिन्नता क्या है, उसका महत्व एवं प्रकार बताइए। तो हम लोग लिख सकते हैं वैयक्तिक भिन्नता प्रायः व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ देखा जाता है कि दो व्यक्ति एक जैसी कोई समानता रखते हुए भी उनके व्यवहार तथा रहन सहन में काफ़ी भिन्नता होती है। इसी भिन्नता को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ एवं परिभाषा दो व्यक्तियों में शारीरिक तथा मानसिक एवं संयोगात्मक रूप से पाए जाने वाला भेद ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। अब स्किनर के अनुसार क्या बताया गया? वो एकदम मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पक्ष वैयक्तिक भिन्नता का अंश होता है। अब इसका महत्व हम लोग जान लेते हैं। महत्व क्या है? महत्व क्या बताया गया है? वैयक्तिक भिन्नता को आधार मानकर हम वर्गीकरण कर सकते हैं अथवा अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में वैयक्तिक भिन्नताओं के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के सीखने कार्य करने की योग्यता कितनी और कैसी होती है। वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार बुद्धि में भिन्नता, शारीरिक में भिन्नता। तो हम लोग वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार में बुद्धि भिन्नता देख लेते हैं। एक ही कक्षा में अध्ययन करने वाला छात्र में कुछ सामान्य बुद्धि के, कुछ श्रेष्ठ बुद्धि, कुछ अति श्रेष्ठ तथा कुछ मंद बुद्धि वाले भी होते हैं। इस प्रकार हम विद्यालय में भिन्नता देख सकते हैं। और दूसरा वैयक्तिक भिन्नता में हम लोगों का शारीरिक भिन्नता, शारीरिक रूप से भिन्नताएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। शरीर की सुंदर सुडौल रचना तथा स्वास्थ्य से व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। कुछ बच्चे मोटे होते हैं तो कुछ बच्चे पतले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है रुचि क्या है? रुचि कितने प्रकार की होती है? तो हम लोगों को लिख सकते हैं हमारे सेमेस्टर एग्जाम में, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण राजन सीरीज का 9वां क्वेश्चन है, रुचि क्या है? रुचि कितने प्रकार की होती है? तो हम लोग हेडिंग डायरेक्ट लिख सकते हैं रुचि का अर्थ एवं परिभाषा। तो हम लोग लिख सकते हैं रुचि का अर्थ प्रेरक शक्ति से है। किसी भी वस्तु की ओर ध्यान देने के लिए उसमें हमारी रुचि का होना आवश्यक है। जब किसी कार्य में हमारी रुचि होती है तथा वह कार्य अच्छा होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि क्या है? क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु व क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। हम आगे देख सकते हैं रुचि के प्रकार। रुचि जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि,
तो हम जन्मजात रुचि व्यक्ति में जन्म से ही पाई जाती है, जैसे खाने पीने तथा रुचि संग्रह। और अर्जित रुचि, यह रुचि व्यक्तिगत में उत्पन्न की, जैसे गाने या अभिनय करने में रुचि। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, रुचि को प्रभावित करने वाला कारक बताइए। जैसे रुचि को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है, जैसे परिवार की आर्थिक दशा, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, ध्यान केंद्रित न होना, विद्यालय का कठोर वातावरण, नीरस एवं कठिन पाठ्यक्रम, शिक्षकों का अनुचित व्यवहार। इस तरीके से रुचि को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जीन पियाजे तथा ब्रूनर ने बौद्धिक क्षमता को कितने भागों में बांटा है। तो जीन पियाजे ने 4 भागों में बांटा है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसे संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त। अमूर्त को औपचारिक भी कहते हैं। अगला है ब्रूनर एवं बौद्धिक क्षमता। ब्रूनर ने 3 भागों में बांटा है, क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक, संकेतात्मक अवस्था। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ बताइए। तो हम लोग लिख सकते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का आशय प्रदत्तों की जटिलता को कम करने के लिए तथा उसमें तुलना योग्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उन विभिन्न तथ्यों को एक अंक में कम करने की तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, वीडियो में कमेंट करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, अनुकरण द्वारा सीखने से क्या आशय है। अनुकरण यानी नकल मार के। तो हम लोग लिख सकते हैं, सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय में छात्र अपने शिक्षकों का अनुकरण करते हैं। अनुकरण से तात्पर्य है दूसरों की नकल करके सीखना। मैकडूगल के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति प्रक्रिया या शारीरिक गतिविधियों की नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हार्लॉक के अनुसार। क्वेश्चन पूछा जाए, हार्लॉक के अनुसार विकास की कौन कौन सी अवस्था नाम बताइए। हार्लॉक के अनुसार विकास की अवस्थाएं क्या है। हार्लॉक के अनुसार गर्भावस्था, जो गर्भाधान से जन्म तक होती है। और हार्लॉक के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक मानी जाती है। बचपनावस्था तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष मानी जाती है। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक मानी जाती है। उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। वयंग संधि 13 से 14 वर्ष तक मानी जाती है। पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक मानी जाती है। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष। मध्यावस्था 21 से 60 वर्ष। वृद्धावस्था 60 के बाद वृद्धावस्था मानी जाती है। हार्लॉक के अनुसार बताया गया। दोस्तों आप लोग इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बालक के संयोगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। और हम लोग लिख सकते हैं, बालक के संयोगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इस तरह के हेडिंग डाल के हम लोग लिख सकते हैं, बालक के संयोगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। जितने छोट में हम लोग उत्तर परीक्षा में लिख सकते हैं उतने ही अच्छा रहता है। ज़्यादा लॉन्ग करेंगे तो 1 घंटे का 2 घंटे का हम लोग इसमें समय रहता है, तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आप लोग छोटा लिखिए, एकदम सटीक लिखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें पॉइंट वाइज, जैसे संज्ञानात्मक विकास में पारिवारिक है, बाल की आर्थिक दशा है, अध्यापन है, बाल का स्वास्थ्य है, इस तरीके से। तो हम लोग क्रम वाइज देखते हैं। संयोगात्मक विकास में परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। परिवार के सदस्य का अनुकरण करता है। परिवार के सदस्यों बालक परिवार के सदस्यों का अनुकरण करता है। अनुकरण यानी नकल करता है। जिस परिवार में झगड़े होते हैं उस परिवार के बालक संयोगात्मक रूप से उत्तेजित रहते हैं। अगला पॉइंट हम लोगों का है, बालक की आर्थिक दशा। यदि बालक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं तो बालक अपने आप में ही हीन भावना का समावेश कर लेता है। अध्यापक शिक्षक का भी बालक के संयोगात्मक विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि अध्यापक अधिक क्रोधित होकर बोलता है तो बालक भी उनका अनुकरण करने लगता है। इस तरीके से अगला है हम लोगों का, बालक का स्वास्थ्य। बालक अगर स्वस्थ रहता है तो बालक के संयोगात्मक विकास में स्थिरता होती है। अवस्था बालक अपने संयोगों पर नियंत्रण कम रख पाते हैं अगर अस्वस्थ रहें तो, और वे क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है 16 नंबर का, राजश्री से है, बाल निर्देशन का महत्व बताइए। तो हम लोग लिख सकते हैं, बाल निर्देशन का महत्व
निम्न प्रकार है। बाल निर्देशन से शिक्षकों में बालक की क्षमता की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, बाल निर्देशन के माध्यम से शिक्षकों को बालकों की रुचि की जानकारी मिलती है। बाल निर्देशन के माध्यम से शैक्षिक बालकों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोग इसमें, बाल निर्देशन की सहायता से शिक्षक बालकों को अनुशासित ढंग से रख सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, बाल निर्देशन का महत्व में। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, सीखने सिखाने तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरणा में योगदान स्पष्ट कीजिए। और दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, सीखने में समुदाय के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग हेडिंग डाल के लिख सकते, समुदाय पर सीखने में समुदाय का महत्व हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। सीखने में समुदाय का महत्व निम्नलिखित क्षेत्रों में होता है। जैसे दोस्तों, समुदाय बालकों में नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। सामुदायिक बालकों के शारीरिक विकास का समुचित ध्यान देता है। समुदाय के सहयोग से विद्यालय का वातावरण अच्छा बना रहता है। समुदाय में बालक को प्रकाशन तथा आत्म विश्लेषण का अवसर मिलता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं समुदाय के महत्व को। अगला क्वेश्चन हम लोग राजन सीरीज का क्या दिया है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, बाल विकास के संदर्भ में सामाजिक विकास से आपका क्या तात्पर्य। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, मानसिक विकास का अर्थ हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, बालक का समाजीकरण परिवार में ही आरंभ हो जाता है। परिवार का सदस्य जैसा व्यवहार करते हैं, बालक भी वैसे ही व्यवहार का अनुकरण करता है। बालक में सामाजिक विकास होना अत्यंत आवश्यक है। बालक में सामाजिक विकास के लिए बालक के माता पिता की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का वातावरण, माता पिता का दृष्टिकोण आदि अपने बहुमूल्य योगदान देता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, सृजनात्मकता क्या है, बालकों में सृजनात्मकता क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेडिंग डाल के, सृजनात्मकता से आशय क्रो वैज्ञानिक इन्हीं के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। और इसमें हम लोग बालकों में सृजनात्मकता विकास इस तरीके से हेडिंग लिख सकते हैं, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के हेतु आवश्यक है कि उनकी शिक्षक की सृजनात्मक प्रवृत्ति के हों। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अध्यापक साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों में विभिन्न सृजनात्मकता कार्य प्रस्तुत करके अपने छात्रों की सृजनात्मक अभिवृत्ति को प्रोत्साहित करने में समर्थ होना चाहिए। अध्यापकों को चाहिए कि वे छात्रों के कार्यों की प्रशंसा करें तथा सृजनात्मक कार्यों के प्रति उनमें आत्मविश्वास भरे। अगला 20वां क्वेश्चन है हम लोगों का, परिपक्वता को परिभाषित कीजिए अथवा परिपक्वता पर टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन इतना भी पूछा जा सकता है, परिपक्वता को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, परिपक्वता पर टिप्पणी लिखिए। तो हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं, जैसे परिपक्वता का अर्थ एवं परिभाषा। परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें वह शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। यह सामान्यतः 25 वर्ष की आयु परिपक्वता की मानी जाती है। इस अवधि में शरीर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। हमारे एक वैज्ञानिक है बोरिंग, इन्हीं के अनुसार परिपक्वता गौण विकास है जिनका अस्तित्व सीखी जाने वाली क्रिया या व्यवहार के पूर्व होना आवश्यक है। आगे हम लोग हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, सीखने में परिपक्वता का योगदान क्या है। सीखने में क्या योगदान है, परिपक्वता प्राप्त होते ही स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की समझ का विकास हो जाता है और शीघ्र सीख जाता है किसी चीज को। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, मूल्यों के विकास से आप क्या समझते हैं, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, मूल्यों के विकास से आप क्या सकते हैं, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के विकास से आशय है नैतिक मूल्यों के विकास तथा सामाजिक मूल्यों के विकास का बालकों में होना। नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, जिन मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति की भलाई हो, दूसरे को कष्ट न पहुँचे, उन्हें हम नैतिक मूल्य कह सकते हैं, जैसे सत्यता तथा ईमानदारी। सामाजिक क्या है, समाज में ही व्यक्ति जन्म लेता है और उसी में उसका विकास होता है। यदि व्यक्ति के अंदर समाज में रहते हुए
रहते हुए दूसरों को सहयोग देने की आदत और विकास हो गया तो इसे सामाजिक मूल्य कहा जा सकता है। यानी दूसरे समाज में सहायता करना, किसी को दुख न पहुंचाना सामाजिक है। और इसमें लिख सकते हैं बच्चों में नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक मूल्यों को विकसित करने की जिम्मेदारी परिवार तथा विद्यालय की होती है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये दोस्तों वीडियो लघु उत्तरी का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 ऐसे ही करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम लोग राजन सीरीज का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।